हेलो स्टूडेंट, हमने लास्ट में जो टॉपिक किए थे पीएक्यू फॉर्म तक किए थे और रैंक फाइंड आउट करना। रैंक फाइंड आउट करने के दो मेथड बताए थे आपको कि एक तो हमें नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करके पता चलता है, और एक जितनी लास्ट में नॉन जीरो रो हमारी बचती है उतना रैंक होता है। दो मेथड बताए थे आपको। अब नेक्स्ट है हमारा टॉपिक सॉल्यूशन ऑफ ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का मतलब है जिनमें वेरिएबल की पावर सिंगल पावर दी हुई और आपस में मल्टीप्लाई भी ना हो। जैसे हमें लीनियर इक्वेशन ऐसे दे दे 2x + 3y + 4z = 7 और x + 2y + z = 3, x - y + 5z = 3, इस टाइप की इक्वेशन जो हमें दी है। ठीक है, अब हम पर्टिकुलर नंबर ना लेके इनको ऐसे भी लिख सकते हैं a1x + a2y + a3z = d1, b1x + b2y + b3z = d2, c1x + c2y + c3z = d3। ठीक है, अब इस टाइप की इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है, मतलब हमें एक्स वाई जेड की ऐसी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है जो इन तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो। अब जैसे यहाँ पे तो मैंने पर्टिकुलर 2 लिख दिया, 2 3 4 लिख दिया, यहाँ पे नोटेशन दे दी कि a1 a2 a3। अब a1 की वैल्यू 2 होगी तो ऐसे आ जाएगा, 3 होगी तो और चेंज हो जाएगा, 4 होगी तो कुछ भी वैल्यू हो सकती है। इन जनरल हमने ऐसे लिख लिया इस इक्वेशन को। अब इस टाइप की इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना, सॉल्यूशन मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करना। अब पहले जो मेथड करते थे मैट्रिक्स मेथड से इसको सॉल्व करने का मेथड जो था ये था कि इसको मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करते थे, ax = b की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते थे, जहाँ पे a हम क्या लेते थे कोफिशिएंट मैट्रिक्स। जो ये एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स हैं इनको कॉलम वाइज, एक्स के कोफिशिएंट यहाँ पे कॉलम वाइज लिखेंगे, वाई के कोफिशिएंट यहाँ पे कॉलम वाइज लिखेंगे, जेड के कोफिशिएंट्स को यहाँ पे कॉलम वाइज लिखेंगे। जैसे ये हो जाएगा a1 a2 a3 b1 b2 b3, और थर्ड इक्वेशन में एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट c1 c2 c3, और जो x होता है वो होता है कॉलम मैट्रिक्स ऑफ अननोन। जो ये हमें अननोन एक्स वाई जेड जिनकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, अननोन मतलब हमें पता नहीं है इनकी वैल्यू क्या है, तो इनको हम कॉलम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं। इसके बाद हमारे पास है थर्ड है बी क्या है, जो इक्वल टू में जो कांस्टेंट वैल्यू हमें दी हुई होती है, जो इनका रिजल्ट सा दिया होता है ये वाली वैल्यू, ये हम d1 d2 d3 ये भी कॉलम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं। जैसे ए मैट्रिक्स है वो कैसा है हमारा 3x3 का, एक्स मैट्रिक्स है वो कैसा है 3x1 का। तो जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हमारा सेम होना चाहिए तब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, और रिजल्ट कैसा आता है 3x1 में, जो बच जाता है उसकी फॉर्म में रिजल्ट आता है। और बी मैट्रिक्स भी हमारा कैसा है 3x1 में, मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई बी के इक्वल। जब वापस मल्टीप्लाई करेंगे ना इनकी तो ये इक्वेशन बन जाएगी। अब इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है हमें ax = b फॉर्म का। तो जो हम +2 में करते थे या पहले जो मेथड किया वो ये किया था कि a का इन्वर्स कैलकुलेट करो और x = a इन्वर्स b लिख दो, ये इसका सॉल्यूशन होता था। ठीक है, अब हमें इस मेथड से सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं करना, हमें रैंक वाले मेथड से सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है और डिफरेंट केसेस डिस्कस करने हैं कि सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा, कब एग्जिस्ट नहीं करता, कब एक से ज़्यादा सॉल्यूशन आते हैं। ये सारा करेंगे कैसे, हम क्या करेंगे, जो हमने ए मैट्रिक्स बनाया है और एक्स बनाया है और बी लिया है। ए मैट्रिक्स हमने क्या लिया है कोफिशिएंट मैट्रिक्स a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। एक्स हमारे पास क्या है अननोन का मैट्रिक्स, और ये क्या है कांस्टेंट टर्म d1 d2 d3। अब हमें क्या करना है ए और बी को पैरेलल में लिखना है ऐसे, जैसे हम लिखेंगे a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 d1 d2 d3, और इस पे सिर्फ रो ट्रांसफॉर्मेशन, कोई भी कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई नहीं करनी, ओनली रो ट्रांसफॉर्मेशन से हमें रैंक फाइंड आउट करना है। इसका रैंक फाइंड आउट करना है। रैंक फाइंड आउट करने के लिए हम इसको नॉर्मल फॉर्म में चेंज नहीं करेंगे, नॉर्मल फॉर्म फाइंड आउट नहीं करनी। इसमें हमें देखनी है कितनी नॉन जीरो रो है, जितनी हमारी नॉन जीरो रो होगी वही इसका रैंक होगा। ये वाला प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे। इसका हमें रैंक फाइंड आउट करना है।
ए बी मैट्रिक्स का बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन। कैसे करेंगे, स्टेप्स क्या रहेंगे? पहले कोशिश करो इसकी हेल्प से इनको जीरो बना लो, फिर इसकी हेल्प से इसको जीरो बना लो। ठीक है, मैट्रिक्स मतलब हमें ट्रेंगुलर फॉर्म में बनानी है। जैसे मान लो हमने इनको जीरो बनाया तो इसकी हेल्प से इसको जीरो बनाया, इसकी हेल्प से इसको जीरो बनाया, तो इनमें भी कुछ चेंजेज हुए और हमारे पास मैट्रिक्स इस फॉर्म की आ गई, A1 A2 A3 D1। और जैसे इसको और इसको जीरो बना लिया हमने, इसकी हेल्प से इसको जीरो बना रहे थे तो इधर भी कुछ चेंज हुआ। ये हमने ले लिया B2 डैश और ये ले लिया B3 डैश और ये ले लिया D2 डैश। अब इसकी हेल्प से इसको जीरो बनाया तो इधर और चेंज होएगा, 0 C3 डैश और D3 डैश, ये जैसे हमने ले लिया। अब देखो इसमें नॉन जीरो रो का मतलब होता है एक सिंगल एंट्री भी अगर नॉन जीरो आ जाती है तो उसको नॉन जीरो रो बोलते हैं। जैसे हमने कोई रो लिखी 0 0 0 1 0, तो ये नॉन जीरो रो में काउंट होगी। एक रो हमने लिखी जिसकी सारी एंट्री जीरो है तो ये जीरो रो होगी। एक हमने एंट्री यहाँ पे नॉन जीरो लिख ली, ये रो भी नॉन जीरो रो होगी। ठीक है, अब एक रो हमने ऐसे लिखी, इस एंट्री की वजह से ये नॉन जीरो रो है। अगर एक रो हम फिर लिख रहे हैं पूरी जीरो है तो ये जीरो रो है, जिसके सारे एलिमेंट जीरो हो वो जीरो रो होती है। अब जैसे इस मैट्रिक्स का अगर हमें रैंक देखना है तो एक तो ये नॉन जीरो रो है, एक ये नॉन जीरो रो है, एक ये नॉन जीरो रो है, 1 2 3, तो इसका रैंक हम कहेंगे रैंक इसका 3 है। ऐसे ही इनको नॉन जीरो बनाना है, मतलब यहाँ अगर 2 होता तो भी ये नॉन जीरो होती, यहाँ 3 होता तो भी ये नॉन जीरो होती रो। एक एंट्री नॉन जीरो होनी चाहिए, बाकी ज़्यादा कितनी भी हो तो वो नॉन जीरो रो रहेगी। जीरो रो हम सिर्फ उसको कहेंगे जिसकी सारी एंट्रीज जीरो हो। तो अब रैंक हमें कैसे देखना है कि नॉन जीरो रो कितनी है। जैसे अगर ये एंट्रीज हम नॉन जीरो लेके चलें तो ये नॉन जीरो है रो, ये रो नॉन जीरो है, ये रो नॉन जीरो है, तो रैंक 3 आ जाएगा। अब रैंक हमें किस किस का देखना है, ए और ए बी का देखना है। पहले तो सिर्फ ए का रैंक देखना है और फिर हमें ए बी को दोनों को मिला के रैंक देखना है। मतलब अगर पहले तो हमें सिर्फ इसमें देखनी है कितनी नॉन जीरो रो है, फिर इन दोनों को मिला के देखना है टोटल में कितनी नॉन जीरो रो है। जो इसको हटा के हम नॉन जीरो रो जितनी मिलेगी वो ए का रैंक होगा, इसको मिलाने के बाद जितनी नॉन जीरो रो मिलेगी वो ए बी का रैंक होगा। ये हमें देखना होता है। अब जैसे हमें यहाँ पे दिख रहा है ये रो नॉन जीरो है, ये रो नॉन जीरो है, इस एंट्री की वजह से ये रो नॉन जीरो है, तो ए का रैंक हमारे पास 3 आ जाएगा। ठीक है, अब दोनों को मिला के देखें तो ये रो नॉन जीरो है, ये रो नॉन जीरो है, ये रो नॉन जीरो है, तो ए बी का भी रैंक हमारे पास 3 आ जाएगा। इस तरह हमें, मैं अभी कंडीशन लिख रही हूँ, वो कंडीशन चेक करनी है। फर्स्ट, रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी इक्वल आए और इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन हो। अननोन मतलब जो एक्स वाई जेड है, कितने हैं ये, एक्स वाई जेड 1 2 3, नंबर ऑफ अननोन कितने हैं 3। ए का रैंक भी 3 आ जाए, ए बी का रैंक भी 3 आ जाए और नंबर ऑफ अननोन भी हमें 3 दिए हुए हैं, तो हम इस केस में कहते हैं कि अगर ऐसी कंडीशन आती है तो सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, सेकंड केस, रैंक ए और ए बी का इक्वल तो आ जाए बट नंबर ऑफ अननोन से कम हो रैंक, नंबर ऑफ अननोन से रैंक कम हो तो हम कहते हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस आएंगे। ठीक है, कैसे होगा ये, मान लो ये टर्म हमारी जीरो हो जाए और ये टर्म भी जीरो हो जाए। अगर ये टर्म जीरो होगी तो ए का रैंक कितना आ गया, अगर ये भी जीरो हो गई तो पूरी रो जीरो हो जाएगी। एक ये नॉन जीरो रो है, एक ये नॉन जीरो रो है, रैंक 2 बचेगा अगर ये रो जीरो हो जाएगी तो ए का रैंक हमारे पास आ गया 2। ये भी जीरो हो जाए तो ये कंप्लीट रो जीरो हो जाएगी, अगर ये भी दोनों जीरो हो जाए तो ये कंप्लीट रो जीरो हो जाएगी। एक ये नॉन जीरो रो है, एक ये नॉन जीरो रो है, 2 नॉन जीरो रो है, तो ए का रैंक भी हमारे पास 2 आ गया था। अगर ये जीरो हो गया तो ए का रैंक हमारे पास 2 आ गया। ये दोनों जीरो हो जाए तो ए बी दोनों को मिला के भी रैंक 2 आ गया और नंबर ऑफ अननोन तो 3 थी, 3 की वैल्यू निकालनी थी, तो इस केस में आ जाएगा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। कब आएगी ऐसी कंडीशन, जब हमारे पास मैट्रिक्स ऐसा बन जाए A1 A2 A3 D1 0 B2 B3 D2 और 0 0 C3 और D3, ये दोनों एंट्री जब हमारी जीरो हो जाए। अब देखो ए का रैंक हमारे पास 2 है क्योंकि 2 ही नॉन जीरो रो है, एक तो पूरी रो जीरो आ गई, जितनी नॉन जीरो रो होती है उतना ही रैंक होता है। और दोनों को मिला के देखें, ए बी दोनों को देखें तो एक
और एक दो, दो नॉन जीरो रो है, तीसरी रो तो जीरो होगी, तो इसका रैंक भी 2 आ गया, इसका रैंक भी 2 आ गया। लेकिन नंबर ऑफ अननोन, जिन वेरिएबल्स की हमें वैल्यू निकालनी थी वो वेरिएबल तो एक्स वाई जेड 3 है, तो नंबर ऑफ अननोन हमारे पास 3 थे, रैंक हमारे पास 2 है, रैंक इक्वल तो आ गया बट लेस देन नंबर ऑफ अननोन है, तो इस केस में इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है। थर्ड केस है कि जब रैंक इक्वल ना आए, रैंक ए और ए बी का इक्वल ही ना आए, तो उस केस में हम कहते हैं नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये कंडीशन कब आएगी, जैसे हमारे पास ये आ जाए A1 A2 A3 D1 0 B2 डैश B3 डैश D2 डैश और 0 0 0, ये एंट्री तो हमारी 0 आ जाए बट ये 0 ना आए। तो अब देखो ए का रैंक कितना है हमारे पास, ये पूरी रो 0 है ए में, इसको नहीं लेना, इस कॉलम को एक बार छोड़ के फिर देखना होता है हमें। ये पूरी रो नॉन 0 रो है हमारे पास, एक ये नॉन जीरो है, एक ये नॉन जीरो है, तो रैंक कितना आ गया 2, रैंक ए का कितना आ गया 2, और ए बी को एक ए का रैंक लिख रही हूँ यहाँ पे 2। ठीक है, ये देखो ए का, ए में कितनी नॉन जीरो रो है, 2 नॉन जीरो रो है, तो ए का रैंक कितना आ गया 2। अब ए बी को मिला के देखते हैं दोनों को, एक ये नॉन जीरो रो है, एक ये नॉन जीरो रो है, एक ये, इसकी वजह से ये रो हमारी नॉन जीरो होगी। जैसे मैंने ये देखो ये बताया है कि एक सिंगल एंट्री भी नॉन जीरो होती है तो उस रो को हम नॉन जीरो रो कहते हैं। तो एक तो ये आ गई, एक ये आ गई, एक ये आ गई, 3 नॉन जीरो रो आ गई, तो ए बी का रैंक कितना हो गया 3 हो गया। ए का रैंक 2 है, ए बी का रैंक 3 है, तो इक्वल तो नहीं है ना, जब इक्वल ना आए तो नो सॉल्यूशन। कब आता है ऐसा केस, जब इधर वाली तो रो 0 हो जाए, इधर नॉन जीरो एंट्री आ जाए, तब ये ऐसा केस आता है कि ए का रैंक कम आएगा और ए बी का रैंक ज़्यादा आएगा, इक्वल नहीं आएगा, तो सॉल्यूशन हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा। इस केस में हम कहते हैं नो सॉल्यूशन। अभी फिलहाल मैं आपको थ्योरी करवा रही हूँ, हो सकता है थोड़ा सा आपको क्लियर ना हो पा रहा हो, लेकिन जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब आराम से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद इसको दोबारा देखना वीडियो को, जब हम क्वेश्चंस करेंगे उसके बाद इसको दोबारा देखना, ये थ्योरी भी आपको क्लियर हो जाएगी। ओके।